थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन और 800 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। आज मैं आप लोगों का सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन माय चैनल क्रेजी फिजिक्स। तो चलिए टाइम स्पेंड किए बिना मैं चालू करता हूँ आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का नाम है श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और न्यूटोनियन लॉज ऑफ मैकेनिक्स का हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस में है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को या टीनी पार्टिकल के फिजिक्स को समझना जरूरी है, तो हम लोग को श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को जानना बहुत जरूरी है। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन क्या कहता है कि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक स्मॉल टीनी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन अ वेवी नेचर, और इसका जो पार्टिकल है इस पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। और जब भी ये पार्टिकल इस टाइप का पाथ से मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, इसको बोला जाता है मैटर वेव। और इस मैटर वेव को इन्वेंट किया था डी ब्रोगली साहब ने। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, every moving particle has a wave associated with it and it is called as matter wave। कोई भी इस नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी एक पार्टिकल जब वेवी नेचर से मूव करता है तो यहाँ पर हम लोग के पास एक वेव एसोसिएटेड होता है, इसको बोला जाता है मैटर वेव। और इसका प्रॉपर्टीज को समझना है तो हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस को जानना बहुत जरूरी है। तो वही चीज हम लोग आगे चलकर स्टडी करेंगे। जब भी कोई पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैज ए वेव नेचर एसोसिएटेड विथ इट, और इसको बोला जाता है मैटर वेव। ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर हैज अ फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय h अपॉन mv। और एज वी नो mv, व्हाट डू यू मीन बाय mv? ये जो mv है, दिस mv basically it represents द मोमेंटम इन लीनियर मोशन। तो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं px से। और यहाँ का जो x नोटेशन है, यहाँ का x नोटेशन का मतलब ये है इस पार्टिकल जो है, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन px। और यहाँ से हम लोग px को ऊपर भेज दिया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं px इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। और इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला इक्वेशन हम लोग के पास क्या आ गया, एज वी नो h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू h क्रॉस। एंड ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा जो है, दिस 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये इसको मैं एक कांस्टेंट टर्म कंसीडर कर रहा हूँ एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज k, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज k। और ये जो k है, इस k को मैं इस इक्वेशन से कैसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू px अपॉन 2 पाई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशंस को मैं यहाँ पर नोट करके रखा हूँ फॉर माई फर्दर रेफरेंस। इसके बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी, जैसे मैं पहले बोला कि एक टीनी ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, ये जो टीनी पार्टिकल है, दिस टीनी पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोन? फोटोन इज नथिंग बट द क्वांटम ऑफ एनर्जी। Photon is nothing but the quanta of energy, and the energy of the photon, it can be represented as E is equal to h nu। E is equal to h nu। यहाँ पर हम लोग सेम काम कर रहे हैं, h nu को हम लोग h को 2 पाई से डिवाइड किया और इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद हम लोग के पास ये जो टर्म आ गया, दिस इज, इसको मैं एक कांस्टेंट टर्म कंसीडर किया एंड दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा, एंड दिस ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस ओमेगा इज नथिंग बट द
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से मैं इस ओमेगा को कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस। तो दिस इज फ्रॉम आवर लीनियर मोशन एंड दिस इज फ्रॉम आवर एंगुलर मोशंस। तो अभी हम लोग इसका बाद जो चीज़ डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक मूविंग कंडीशंस में होता है तो इसके साथ एक फंक्शन एसोसिएटेड होता है, और उस वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरा नेक्स्ट सेक्शन का अंदर। तो पिछले बार मैं आपको पिछले स्क्रीन में आपको जो मैं बात बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक वेवी नेचर से जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, एंड दिस वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, एंड साई इज इक्वल टू एक्स टी। यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन इसका पोजीशन एंड टाइम दोनों कोऑर्डिनेट में डिपेंडेंट है। एंड इस वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है a इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो ये जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन के जरिए ये साई एक्स टी को, इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोग का मेन टारगेट क्या है, ये वेव फंक्शन को हम लोग को मॉडिफाई करना है। इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, ओमेगा एंड के, एंड दिस ओमेगा एंड के, ये दोनों का वैल्यू मेरा पास इक्वेशन 1 एंड 2 में रिप्रेजेंटेड है। तो अभी मेरा काम क्या है, इस दोनों इक्वेशंस को मैं 3 नंबर इक्वेशंस में पुट अप करूंगा, यानी के एंड ओमेगा का जो वैल्यू है वो मैं 3 नंबर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग मेरा पास क्या आएगा, साई ऑफ साई एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस, अभी देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस, ई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई अपॉन एच क्रॉस इंटू टी माइनस ऑफ के का वैल्यू क्या है, पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स। अभी मैं क्या किया, इस स्टेप को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इस एच क्रॉस को मैं यहाँ से निकाल लिया। एच क्रॉस को मैं निकाल लेने के बाद मेरा पास क्या बच जाएगा, यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस ऑफ 1 अपॉन एच क्रॉस मैंने निकाल लिया। 1 अपॉन एच क्रॉस जैसे निकालूंगा, ये वाला जो टर्म है, मेरा पी एक्स वाला टर्म है, ये वाला टर्म मेरा प्लस हो जाएगा, और ये ई टी के आगे मेरा पास एक माइनस बैठ जाएगा। तो यहाँ पर वही काम हुआ, देखिए पी एक्स के आगे प्लस हो गया और ई टी के आगे माइनस हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आई 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन एच क्रॉस निकल लिया, तो ये वाला साइन मेरा प्लस हो गया। तो ये इक्वेशन होने का बाद, ये कॉमन लेने का बाद मेरा पास जो बचता है वो क्या हो गया, पी एक्स माइनस ऑफ ई टी। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर क्या किया, यहाँ का जो एक्स टी जो है इसको मैं यहाँ पर हटा दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। देखिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये इक्वेशन का थ्रू मैं इसका जो मेरा जो टारगेट है, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालना, ये टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मैं आगे चल कर दिखाऊँगा कि उसके बाद हम लोग को क्या करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास जो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में 3 फैक्टर है। एक है एक्स पोजिशन, T for time and E for energy. तो यहाँ if I am considering the energy factor over here, total energy can be represented as kinetic energy plus of potential energy, और as we know kinetic energy is equal to half of mv square, ये हम लोग के पास नोन वैल्यू है। और ये यहाँ पर मैं अगेन यहाँ ये जो एम स्क्वायर, ये जो एम वी स्क्वायर है, इसको मुझे मोमेंटम टर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको एम से डिवाइड किया और एम से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 पाई
इंटू पी स्क्वायर। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप कर दिया। और यहाँ जैसे मैं आपको पहले बोला था, आई एम कंसिडरिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली, तो यहाँ पर इसीलिए मैं पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। और यहाँ पर क्या किया, ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई साई से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m बाई साई प्लस बी साई। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बोला था, इसको मैं क्या किया, पहले मैं क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू टी इसको मैं डेरिवेटिव किया। और जैसे आप सभी को मालूम है ई टू दी पावर डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स इजकल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए। इसका मतलब क्या है, ये जो ई टू दी पावर ए एक्स है, ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। और ये जो फैक्टर है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और वो वाला टर्म मेरा यहाँ पर आएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, क्योंकि यही फॉर्मूला का यूज़ करके मैं आगे का डेरिवेशन करूँगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी साई अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। डी साई अपॉन डी टी, ये जो है, ये मेरा पास पूरा टर्म है। इस टर्म को मैं एज इट इज पहले लिख दिया, इसके बाद मुझे क्या करना, देखिए जैसे मैं आपको पहले ही बोला था, इक्वेशन 4 क्या बोल रहा है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, साई इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर आयोटा माइनस एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। तो वही मैं टर्म को पहले एज इट इज में लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या कि इसको टी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। टी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है कि ये जो टर्म है, ये टर्म मेरा एज इट इज रह जाएगा। और ये जो ऊपर वाला जो टर्म है, इसको मैं टी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। टी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, ये जो एक्स वाला जो टर्म है, एक्स वाला टर्म मेरे पास वहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और मेरा पास ई वाला टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन एच क्रॉस माइनस ऑफ ई। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो मेरा पास जो वैल्यू है, इस वैल्यू का आप लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू का मतलब है साई। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख लिया साई। और रिमेनिंग जो टर्म है, रिमेनिंग टर्म को मैंने क्या किया, आयोटा से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आयोटा एच क्रॉस इंटू माइनस ऑफ ई, दिस माइनस माइनस गेट इट प्लस। तो मेरा पास क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी टी इजकल टू ई साई आयोटा अपॉन एच क्रॉस। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा माइनस आयोटा इंटू एच क्रॉस को मैं इस साइड में शिफ्ट कर दिया, आयोटा एच क्रॉस डी साई अपॉन डी टी इजकल टू ई साई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। तो चलिए इसका आगे हम लोग देखते क्या हो रहा है वो मेरा नेक्स्ट सेक्शन का अंदर। इसका आगे हम लोग को क्या करना है, अगेन ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हम लोग को एक्स का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डी साई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए इंटू ई टू दी पावर आयोटा एच क्रॉस पी एक्स माइनस सी टी, ये एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पर एक्स का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो टी वाला टर्म जो है, टी वाला टर्म मेरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा पास क्या रह जाएगा, आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स। और जैसे हम सभी को मालूम है कि ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज इक्वल्स टू साई, तो ये वाला साई का वैल्यू यहाँ पर बैठ गया। और यहाँ पर आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स, ये दिस इज माई इक्वेशन नंबर 7। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगेन ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, ये इक्वेशन नंबर 7 को एक्स का रिस्पेक्ट में हम लोग को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स, ये एज इट इज रह जाएगा और डी साई अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग केयरफुल एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि इक्वेशन नंबर 7 में हम लोग को डी साई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकला हुआ है, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 8 में हम लोग के पास डी साई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो डी साई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 8 हम लोग क्या करें,
डी टू साई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयोटा अपन एच क्रॉस पी एक्स, और ये वाला जो साई का वैल्यू है ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट अप कर दिए। अब इसको हम लोग इवेल्युएट करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो दोनों आए मल्टीप्लाई हो गया और दोनों एच क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बाय द इंटू एच क्रॉस स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर इंटू साई। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर मेरा पास ये जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर के लिए हम लोग के पास क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पर माइनस साइन आएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको कुछ नहीं कर रहे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एच क्रॉस ऊपर में चला जाएगा, एच क्रॉस ऊपर में चला गया और 1 नीचे आ गया और माइनस साइन जो है माइनस साइन यहाँ पर आ गया। तो ये वाला टर्म मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 5 को आप लोग अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 में जो है मैं वही टर्म को लिख दिया, ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m बाई साई प्लस भी साई। यहाँ पर ई साई वाला जो टर्म है, ई साई वाला टर्म देखिए मेरे इक्वेशन नंबर 6 में ई साई का वैल्यू निकला हुआ है और पी इक्वेशन नंबर 9 में मेरा जो है पी स्क्वायर साई का वैल्यू निकला हुआ है। तो यहाँ पर मैं वो दोनों वैल्यू यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये जो टर्म है दिस टर्म रिमेन्स एज इट इज, दिस टर्म रिमेन्स एज इट इज। अभी हम लोग का पास क्या है, आयोटा एच क्रॉस डी साई अपॉन डी टी प्लस ऑफ, ये देखिए यहाँ पर मेरा पास माइनस टर्म आ गया, तो ये वाला माइनस टर्म बाहर आ गया अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा पास ये वाला टर्म आ गया। एंड दिस इज योर श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल केस। लेकिन आप लोग जब भी श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को हैव टू कंसीडर, जब भी मैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को डिराइव करूंगा तो हैव टू कंसीडर फॉर 3 डायमेंशनल केस। यहाँ पर देखिए डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो है यहाँ पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है बिकॉज मैंने पहले एक्स कोऑर्डिनेट से चालू किया था और उसके बाद क्या है, जब मैं इसको 3 डायमेंशनल केस में कंसीडर करूंगा तो मेरा पास एक्स वाई एंड जेड तीनों डायमेंशंस मेरा पास आ जाएगा। यहाँ से साई को मैं बाहर ले लिया तो मेरा पास क्या हो जाएगा, मेरा पास आ जाएगा देखिए डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय साई। और ये जो टर्म आ गया इसको मैं डेल ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वही मैं यहाँ पर लिख लिया डेल टू साई प्लस भी साई। और ये जो इक्वेशन जो आ गए उसके बाद मैंने क्या किया, इस टर्म को एज इट इज रख दिया और यहाँ पर मैंने साई को कॉमन ले लिया। साई को कॉमन लेकर ये वाला जो टर्म मेरा पास आ गया, दिस इज आवर मेन श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशंस। दिस इज ऑल अबाउट श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस और इसी का हेल्प लेके हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। Thank you very much.